अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम ओज़ोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ओज़ोन डिप्लेशन को समझने से पहले हमें ओज़ोन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो ओज़ोन लेयर एक गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जो कि एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मौजूद है। ये गैस क्या करती है? सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ज़मीन पे आने से रोकती है। अगर सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर पहुंच जाएं तो ये स्किन कैंसर और आई डिज़ीज़ का बायस बनती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ से पैदा होती हैं। तो इसका मेन मकसद हमें प्रोटेक्शन देना और एटमॉस्फेयर में मौजूद बाकी गैसेस जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, उनको शील्ड प्रोवाइड करती है। अगर यही ओज़ोन ज़मीन पर हो तो ये हमारे लिए और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती है, जैसा कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ और लंग कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करती है। और अब जो है ये ओज़ोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो रही है और इस ख़त्म होने को हम कहते हैं ओज़ोन डिप्लेशन। और इसका बायस बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में या फिर प्रेशर कैन्स में। हम इसको यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, और ये एमिट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसको हम एयर पोल्यूटेंट भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह हमारे ओज़ोन लेयर को तोड़ रही है, ये यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ ये सन है, यहाँ से रेज़ आती हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट होती हैं। यहाँ पे आके ओज़ोन लेयर की वजह से यहाँ पे रुक जाती हैं, ये नीचे अर्थ पर पहुँच नहीं सकती। लेकिन जब यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है तो ये रेज़ जो हैं सन से आने वाली, ये अगर इस पर पड़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मौजूद क्लोरीन के एटम को तोड़ देती है। क्लोरीन वहाँ पे अलग हो जाती है। जब क्लोरीन अलग होती है तो आपको पता है क्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, जिसका ताल्लुक हैलोजन गैसेस से है। आपने पढ़ा होगा कि हैलोजन गैसेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में होती हैं, वो अलग नहीं रह सकती। तो क्लोरीन जब अलग होती है तो वो भी फ्री नहीं रह सकती, तो वो ओज़ोन गैस के साथ रिएक्ट कर जाती है। और जब ओज़ोन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो ओज़ोन को तोड़ देती है। मतलब ओज़ोन O3 है तो ये एक एटम ओज़ोन का तोड़ देती है। मतलब ओज़ोन का एक एटम टूटता है तो पीछे O2 रह जाता है। तो इस तरह ये ओज़ोन लेयर को आहिस्ता आहिस्ता से तोड़ रही है, जिसकी वजह से होल पैदा हो रहा है। और अगर होल हो जाए तो यहाँ से सीधी रेज़ जो हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर पहुँचेंगी और ज़मीन पर पहुँचकर स्किन कैंसर और आई डिज़ीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारियाँ पैदा करेगी। 1980s में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि अर्थ के पोलर रीजन में एक ओज़ोन होल हो चुका है। तो अर्थ के पोलर रीजन्स ये क्या चीज़ है, ये पहले रीजन्स आपको दिखा दूँ, ये कौन सी जगह हैं। ये देख रहे हैं आप, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान है। यहाँ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो आपको एक वाइट सा पोर्शन नज़र आएगा जिसको आर्कटिक कहते हैं, और इसको नॉर्थ पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये एक पोल हो गया। और यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर बिल्कुल नीचे इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे चलें, बिल्कुल नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक बहुत ही बड़ा वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, जिसको एंटार्क्टिका कहते हैं, जो कि एक कॉन्टिनेंट भी है। और इसको साउथ पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो इन पोल के ऊपर एक होल सा बन गया है, ओजोन होल। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ जिस जगह पे होता है वहाँ पे ओजोन होल नहीं हुआ, और ये पोलर रीजन पे कैसे हो गया जहाँ पे इसका यूज़ ही नहीं होता, वहाँ पे लोग ही नहीं रहते। तो इसकी वजह है एयर मोशन। एयर मोशन की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन शिफ्ट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो जब इस रीजन में पहुंचती हैं, पोलर रीजन में, तो इससे आगे फिर मूव नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 महीने जो आर्टिक है, एंटार्क्टिक है, इसमें 5 से 6 महीने तक एक स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बने रहते हैं, जो कि काफ़ी सॉलिड होते हैं। उसमें जाके ये चिपक जाती है और वहीं पे फिर रहती है, फिर उससे आगे मूव नहीं कर सकती। तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स क्या चीज़ हैं? ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो जाए तो फिर ये इस किस्म के बनते हैं क्लाउड्स, जिनको पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओजोन होल है।
ये ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये ओजोन लेयर है, और इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये एक होल हो चुका है, यहाँ से ओजोन ख़त्म हो चुकी है। और इसके नीचे आप मैप भी देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका की एक मैप आपको नज़र आ रही होगी नीचे। पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से दिखते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स, जो कि लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। आर्टिक विंटर और एंटार्क्टिक विंटर, यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स क्यों बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादातर रहता है। अंटार्कटिक में आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये अंटार्कटिका की लाइन है, जो कि -78 डिग्री से नीचे है, और ये 5 से 6 महीने -78 डिग्री से नीचे रहती है, तो जिसकी वजह से 5 से 6 महीने तक पोलर स्ट्रेटोस्फेयर क्लाउड्स बने रहते हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं ये एक रेड लाइन आपको नज़र आ रही होगी, जो कि आर्कटिक की है। ये 10 से 60 दिन तक तकरीबन -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहती है ये लाइन। तो यहाँ पे बहुत कम ही क्लाउड्स बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हुआ है होल वो कम है, वो होल छोटा है, और अंटार्कटिका पे जो होल हुआ है वो काफ़ी बड़ा होल है। तो इस ओजोन डिप्लेशन को फिर से रिकवर करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई, जिसको द मॉन्ट्रियल ट्रीटी कहा जाता है, जो कि 26 अगस्त 1987 को बनाई गई थी, और इसको अमल में लाया गया था 26 अगस्त 1989 को। ये कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में साइन की गई, इसकी वजह से इसका नाम द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इस ट्रीटी का मेन मकसद ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को ख़त्म करना है। वो सब्सटेंस जो ओजोन को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि हैलोजन गैसेस, इनको ख़त्म करना है। अगर इनको ख़त्म कर दिया जाएगा तो ओजोन लेयर जो है फिर टूटेगी नहीं, रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो इस ट्रीटी का मेन मकसद ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को बिल्कुल फेज़ आउट करना है। पाकिस्तान ने 1992 में इस ट्रीटी को साइन किया, और इस ट्रीटी की जानिब से दिए गए टारगेट को 100% 2010 तक कंप्लीट कर लिया। तो पाकिस्तान ने बहुत जल्द अपना टारगेट पूरा किया। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।